तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग देख रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास और इसमें हम लोग चल रहे हैं मुस्लिम आक्रमण पर। पिछले क्लास में हमने दो मुस्लिम आक्रमणकारियों को देख लिया था, एक मोहम्मद बिन कासिम और उसके बाद में महमूद गजनवी। आज हम बात करेंगे एक और आक्रमणकारी जिसका नाम है मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी को जानने से पहले थोड़ा सा हम पृष्ठभूमि में चलते हैं। महमूद गजनवी जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, वो गजनी का शासक था। ठीक है, गजनी अफगानिस्तान का शासक था और उसने भारत में 17 बार आक्रमण किए और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना भी कर ली थी। लेकिन गजनवी के बाद उसके उत्तराधिकारी कमज़ोर निकले और उसके साम्राज्य को संभाल नहीं सके। फलस्वरूप ये होता है कि वहाँ पर विद्रोह हो जाता है और उसका साम्राज्य कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। उन्हीं में से एक प्रांत था गौर, है ना, जो टूट करके वहाँ पर स्वतंत्र राज्यवंश की स्थापना होती है और वहीं के शासक होते हैं मोहम्मद गौरी। आइए देखते हैं। ये जो गजनी प्रांत था, गजनी प्रांत से टूट करके ही एक छोटा सा राज्य बनता है जिसका नाम था गौर। मोहम्मद गौरी के बड़े भाई थे शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम, जिसने वहाँ से गिज जाति के तुर्कों को भगाया और वहाँ पर स्वतंत्र तुर्क राजवंश की स्थापना की। अर्थात गौरी के बड़े भाई शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम ने गिज तुर्कों को वहाँ से खदेड़ा गौर से, और गौर में एक स्वतंत्र तुर्की साम्राज्य की स्थापना की। और इस साम्राज्य के शासक वो खुद नहीं बना, गौरी का भाई खुद नहीं बना, गौरी के भाई ने ये राजपाट गौरी को सौंपा। यानी कि 1163 में यहाँ पर गौर में एक स्वतंत्र तुर्क साम्राज्य की स्थापना होती है और इस तुर्क साम्राज्य के शासक बनते हैं शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जिनको हम शॉर्टकट में मोहम्मद गौरी के नाम से भी जानते हैं। कई परीक्षाओं में मोहम्मद गौरी का पूरा नाम पूछा जाता है, तो पूरा नाम था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी या शॉर्टकट में महमूद गौरी। अब गौरी गजनवी से थोड़ा सा भिन्न था। गौरी का उद्देश्य जो था ये भारत में इस्लामिक स्टेट की स्थापना करनी थी, जबकि गजनवी भारत को लूट करके मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। लेकिन गौरी और गजनवी में एक समानता भी थी, और ये समानता थी कि दोनों ही बहुत ही लालची व्यक्ति थे और भारत की संपदा इन्हें आकर्षित कर रही थी। इसीलिए जब गौरी गद्दी पर बैठता है तो इसे भारत की तरफ आकर्षित होता है और ये भी गजनवी की तरह भारत को लूट करके एक बड़ी सेना स्थापित करना चाहता है, बड़ा साम्राज्य बनाना चाहता है। तो गद्दी पर बैठने के बाद इसकी महत्वाकांक्षा जागती है और ये साम्राज्य विस्तार का प्लानिंग करना शुरू करता है। अब भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो मोहम्मद गौरी से पहले महमूद गजनवी ने और उससे पहले महमूद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। लेकिन इसके दो पूर्व आक्रमणकारी दोनों को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक नहीं माना जाता है, क्योंकि इनके आक्रमण का भारत पर कोई विशिष्ट प्रभाव नहीं पड़ा। भारत में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो ये था मोहम्मद गौरी। इस प्रश्न को आप गांठ बांध लीजिए, एग्जाम के हिसाब से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब गौरी जो है गद्दी पर बैठने के बाद भारत की संपदा के प्रति आकर्षित होगा और भारत पर आक्रमण करेगा, भारत पर अपना अभियान चलाएगा। इससे पहले हम थोड़ी भारत की स्थिति को देख लेते हैं। मैंने एक यहाँ पर मैप बनाया है, इससे हमें स्थिति को समझने में आसानी होगी। देखिए, ये है गौर साम्राज्य जो अफगानिस्तान है, वहाँ पर एक साम्राज्य है जिसका नाम है गौर साम्राज्य और यहीं का शासक है मोहम्मद गौरी। ठीक है, अब ये गौर के पास में ही ये पाकिस्तान वाला एरिया है जहाँ पर मुल्तान नाम की जगह है, मुल्तान है, पेशावर है। ठीक है, इस पर बात करेंगे अभी। ये जो जगह है ये आपका अजमेर है और ये आपका दिल्ली है। तो ये जो दिल्ली है और यहाँ जो अजमेर है, इस दिल्ली और अजमेर में चौहान वंश के राजपूतों का राज था। और इस समय गौरी के आक्रमण के समय यहाँ के राजा थे पृथ्वीराज चौहान, या इनको पृथ्वीराज तृतीय कहा जाता है, और इनकी उपाधि थी राय पिथौरा। जो महत्वपूर्ण बातें बोल रहा हूँ उन्हें आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी चीज़ लिखना पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। तो दिल्ली और अजमेर में चौहान राजपूत पृथ्वीराज चौहान का राज था। ठीक है, उसी के बगल में ठीक ये वाला जो स्टेट है ये है आपका गुजरात। ठीक है,
गुजरात में जो है ये चालुक्य वंश, गुजरात में चालुक्य वंश या इसे सोलंकी वंश भी कहा जाता है, इसका राज था। और इस समय चालुक्य या सोलंकी वंश का राजा जो था ये भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय को मूलराज द्वितीय भी कहा जाता है। गौरी के आक्रमण के समय ये भीम द्वितीय जो थे ये नाबालिग थे, इसीलिए वास्तविक रूप में जो शासन चलाती थी वो उनकी माता चलाती थी, जिसका नाम था रानी नयिका। ठीक है, तो रानी नयिका के संरक्षण में इस समय भीम द्वितीय गुजरात के शासक थे। अब आइए चलते हैं थोड़ा सा आगे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, यानी कन्नौज वाले क्षेत्र में। तो कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद जिनका राज्य स्थापित होता है अंततः, वो था गढ़वाल वंश। ठीक है, तो कन्नौज में गढ़वाल वंश का शासन था और गढ़वाल वंश के शासक इस समय जो थे गौरी के आक्रमण के समय वो थे जयचंद। ठीक है, इसके बाद में इधर आपका है बिहार और ये है आपका बंगाल। बंगाल में इस समय सेन वंश के राजा लक्ष्मण सेन राज कर रहे थे और बिहार में पाल वंश के शासक इंदुपाल का राज चल रहा था। बेसिकली ये बौद्ध धर्म को मानने वाले शांतिप्रिय शासक थे। ठीक है, यानी कुल मिलाकर कहें तो गौरी का प्रतिरोध करने की हिम्मत या क्षमता इनमें नहीं थी। अब गौरी जो यहाँ बैठा था गौर में, इसकी नज़र थी यहाँ सेंटर में कन्नौज पर। ठीक है, गौरी कन्नौज को जीतना चाहता था। क्यों? क्योंकि अगर वो इस कन्नौज को जीत लेता तो लगभग पूरे उत्तर भारत पर वो आसानी से नियंत्रण स्थापित कर सकता था। हर्षवर्धन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि कन्नौज जो है ये कितनी महत्वपूर्ण स्थिति रखता था सामरिक और राजनीतिक दृष्टि से भारत को कंट्रोल करने के लिए। इसीलिए इस समय जो भी राजा बनना चाहता था वो कन्नौज पर अपना एकाधिकार करना चाहता था। अब गौरी ने रास्ता चुना। सबसे पहले गौरी ने अटैक किया मुल्तान पर। ठीक है, भारत अभियान की शुरुआत में हम देखते हैं तो 1175 में गौरी ने आक्रमण किया सबसे पहले मुल्तान पर। यहाँ से गौरी पहुँच जाता है सीधा मुल्तान पर 1175 में और मुल्तान को आसानी से जीत लेता है। इस जीत से गौरी का हौसला काफ़ी बढ़ जाता है और गौरी अब आगे भारत में कन्नौज पर राज्य या कन्नौज को जीतने का स्वप्न देखने लगता है। अब गौरी मुल्तान के बाद इधर से इस तरह से ये गुजरात के रास्ते होकर के कन्नौज तक पहुंचने का प्रयास करता है। ठीक है, 1178 में गुजरात पर गौरी आक्रमण कर देता है और गुजरात का शासक इस समय था चालुक्य वंशी शासक भीम द्वितीय और इनकी माता नयिका के संरक्षण में जो शासन कर रहा था। दोनों के बीच माउंट आबू पहाड़ी के निकट घमासान युद्ध होता है, लेकिन इस युद्ध में गौरी पराजित हो जाता है, यानी भीम द्वितीय महमूद गौरी को यहाँ पर हरा देता है। यह महमूद गौरी की भारत में पहली पराजय थी, इसको भी याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न आपको पूछा जाता है। मुल्तान में तो गौरी विजयी हो गया था, लेकिन कन्नौज में भीम द्वितीय के हाथों ये पराजित होता है। ये भारत में गौरी की पहली पराजय होती है। गौरी हार मारने वालों में से नहीं था। गौरी वापस अपने देश लौटता है गौर प्रांत और तैयारी शुरू कर देता है और इसके बाद गौरी अब गुजरात के तरफ नहीं, अब गौरी जो है इस साइड से यानी कि चौहानों पर दिल्ली और अजमेर पर अटैक करने का प्लानिंग करने लगता है। ठीक है, और प्लानिंग को एग्जीक्यूट करता है ये 1191 ईस्वी में। प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा जब तक इसको धरातल पर नहीं उतारे। 1191 में गौरी अपनी सेना के साथ दिल्ली और अजमेर पर आक्रमण करता है। इस समय जो दिल्ली और अजमेर का शासक था वो था पृथ्वीराज चौहान। इन्हें पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। दोनों सेनाएं तराइन के मैदान में आमने सामने होती है, घमासान युद्ध होता है। इसे इतिहास में तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसे आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। 1191 में तराइन का पहला युद्ध लड़ा जाता है पृथ्वीराज तृतीय और महमूद गौरी के बीच में। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को लड़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है और पृथ्वीराज चौहान के जो भाई होते हैं गोविंद राज, ये गौरी को बहुत बुरी तरह से पराजित कर देते हैं। इस युद्ध में गौरी इतनी बुरी तरह घायल हो जाता है कि मृत्यु शैया पर पहुंच जाता है। उसका वफादार सेनापति होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उसे किसी तरह से बचा करके लड़ाई के मैदान से लेकर के भाग जाता है। मतलब इस युद्ध में गौरी मरते मरते बचा था और कहा जाता है कि राजपूतों की सेना ने, जो ये तुर्क थे, इन्हें 40 किलोमीटर दूर तक इनको खदेड़ा था। ठीक है,
तो मतलब इस युद्ध में बड़ी बेइज्जतीपूर्ण हार होती है मोहम्मद गौरी की। लेकिन मोहम्मद गौरी हार नहीं मानता है, फिर वो तैयारी में जुट जाता है और 1 साल तैयारी करने के बाद 1192 में पुनः तराइन के मैदान में आमने सामने हो जाता है पृथ्वीराज चौहान के। अब 1192 में कहा जाता है ऐसा कि तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा जाता है। अब इस लड़ाई में ऐसी मान्यता है कि जो गढ़वाल वंशी शासक थे, है ना, गढ़वाल, ये जो गढ़वाल वंश है, कन्नौज के गढ़वाल वंशी शासक जयचंद ने गौरी की मदद की थी। मदद करने का कारण ऐसा था कि ये जो राजपूत थे, चाहे कोई भी हो, चाहे चालुक्य हो, चाहे गढ़वाल हो, चाहे सेन हो और पाल हो, इन राजपूतों में आपसी एकता का अभाव था, क्योंकि जमीन जगह को लेकर इनके बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते थे, इसीलिए आपस में इनके संबंध अच्छे नहीं थे। साथ ही साथ ये कहानी आपने सुना होगा कि जो पृथ्वीराज चौहान है, इसने गढ़वाल वंशी शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता को भगाया था। उनके प्रेम प्रसंग थे, उनका विवाह हुआ था, जिससे जयचंद की नाक कट गई थी और जयचंद पृथ्वीराज से बदला लेना चाहता था। इसीलिए जयचंद ने पृथ्वीराज के विरुद्ध गौरी की सहायता की थी, ऐसी मान्यता है, कहा जाता है। तो जो भी है, विदेशी को देश में दोस्त मिल गए, लेकिन हमारे अपने देश के जो राजपूत हैं, इनको अपने देश में ही मित्र नहीं मिल पाते हैं। अब युद्ध होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा जाता है पृथ्वीराज तृतीय और महमूद गौरी के बीच में, और इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय पराजित हो जाते हैं, उन्हें बंदी बना लिया जाता है और बाद में उनकी आंखें वगैरह निकलवा करके उनकी हत्या कर दी जाती है। इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, कहानियों के पीछे हम नहीं पड़ेंगे क्योंकि कहानियों से प्रश्न भी आता नहीं है और डायरेक्ट आपको तराइन से प्रश्न पूछा जाएगा। उसके अलावा जो कहानियां हैं इतिहास में, उनसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो ये हो गया तराइन के द्वितीय युद्ध की कहानी। अब इस तरह से दिल्ली और अजमेर पर गौरी का कब्जा हो गया, यानी एक तरह से अब उत्तर भारत का जो सामरिक महत्व का एक बड़ा सा क्षेत्र था, उस पर गौरी का कब्जा हो जाता है। अब गौरी यहीं पर मानने वाला नहीं था, गौरी का तो मेन लक्ष्य था ये कन्नौज। ठीक है, 1194 में गौरी कन्नौज पर आक्रमण करता है और चंदवार के मैदान में जयचंद के साथ उसकी मुठभेड़ होती है। 1194 में चंदवार का युद्ध होता है और इस चंदवार के युद्ध में गौरी जयचंद को पराजित कर देता है और उसकी हत्या कर देता है। यानी वही जयचंद जिसने गौरी की सहायता की थी, ठीक 2 साल के भीतर ही गौरी उसका भी राज हड़प लेता है, उसकी भी हत्या कर देता है। इस प्रकार अब कन्नौज तक में गौरी का राजपाट स्थापित हो जाता है, यानी एक तरह से लगभग उत्तर भारत के महत्वपूर्ण जगहों पर गौरी का राज्य स्थापित हो जाता है। तो ये कहानी है। अब गौरी के 2 प्रमुख सेनापति होते हैं। एक सेनापति का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। चंदवार के युद्ध को जीतने के बाद जब गौरी अपने देश वापस लौटता है तो वो अपने भारत में जीते हुए क्षेत्रों का दायित्व अपने इस गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपता है और अपने देश लौट जाता है। बाद में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाएगी तो उसके उत्तराधिकारी नहीं होते हैं और यही कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में एक नए वंश की स्थापना करेगा जिसे गुलाम वंश कहा जाएगा। उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। इनका जो दूसरा सेनापति था, इस दूसरे सेनापति का नाम था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इसको शॉर्टकट में बख्तियार खिलजी के नाम से भी जाना जाता है। बख्तियार खिलजी जो था ये बिहार और बंगाल का सूबेदार था। इसने बिहार और बंगाल को जीता था। ये तो इनकी ख्याति हो गई, साथ ही साथ इनके साथ एक कलंक भी जुड़ा हुआ है। इन्होंने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को जला करके नष्ट किया था। ये भी यदा कदा प्रश्नों में आता है, तो ये आप जान करके रखिए। इसके बाद में गौरी ने कन्नौज को जीतने के बाद, चंदवार के युद्ध को जीतने के बाद एक सिक्का चलवाया था। इनके सिक्के पर एक और लक्ष्मी की आकृति थी और दूसरी ओर अरबी भाषा में कलमा लिखा हुआ है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है एग्जाम में, यहाँ पर छूट गया है लिखने में, तो आप इसे जान लीजिएगा कि वह कौन सा शासक था जिसके सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति मिलती है। तो ये लक्ष्मी की आकृति मिलती है गौरी के सिक्कों पर। ठीक है, अब इसके बाद गौरी जो है ये चंदवार के युद्ध के बाद अपने देश लौट जाता है और मध्य एशिया की राजनीति में व्यस्त हो जाता है।
वहाँ पर वह खीवा क्षेत्र पर आक्रमण करता है, लेकिन वहाँ पराजित होता है। उसका साम्राज्य बड़ा था, उस बड़े साम्राज्य में कई जगहों पर विद्रोह होने लगते हैं। भारत में भी, मतलब तब का पाकिस्तान यानी कि मुल्तान पेशावर वाले क्षेत्र में खोखर के जाट विद्रोह कर देते हैं। इस विद्रोह को दबाने के लिए गोरी आता है और विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाता है। लेकिन दबाने के बाद जब वो वापस लौट रहा होता है तो वही खोखर के कुछ जाट जो थे वो रास्ता रोक लेते हैं और 15 मार्च 1206 ईस्वी को दमयक नामक स्थान जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, वहाँ गोरी की हत्या कर दी जाती है। यानी 15 मार्च 1206 को दमयक नामक स्थान पर महमूद गोरी की हत्या कर दी जाती है। इस तरह गोरी का भारत में काम तमाम हो जाता है। गोरी का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसीलिए भारत विजित क्षेत्रों का उसका जो अघोषित सम्राट बन जाता है, ये बन जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और यहीं से शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। इस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अब महमूद जो गोरी था, इसके साथ भारत आने वाले एक प्रमुख सूफी संत थे जिसका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये जो चिश्ती है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इन्हें भारत में चिश्ती सिलसिले का संस्थापक माना जाता है। ये सिलसिला क्या होता है, इस पर हम सूफी संतों वाले चैप्टर में बात करेंगे। सूफी संतों के बहुत सारे सिलसिले थे, जैसे चिश्ती सिलसिला है ना, उस तरह कादरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, तो इस तरह बहुत सारे इनके ग्रुप्स थे। तो उनमें से एक ग्रुप था जिसका नाम था चिश्ती सिलसिला, उसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। और जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु होती है तो इनको अजमेर में दफनाया जाता है। यानी ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, इनकी दरगाह अजमेर में स्थित है। ये अलग से भी आपको प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हमने महमूद गोरी को कवर किया और कोशिश किया हूँ मैंने कि इसमें से कोई भी पॉइंट आपका ना छूटे, और जो परीक्षा उपयोगी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सभी मैंने इसमें आपको डिस्कस कर लिया है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं और आज इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दिल्ली सल्तनत के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।